हाँ बेटा, एंड करेक्शन पढ़ रहे थे अपन। अब एंड करेक्शन में बेटा और भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें क्या होता है, देखो एंड करेक्शन अपन ने एक तो कल देखा कि डायरेक्ट देवे वो, है ना। एक फॉर्मूला भी होता है बेटा, अगर क्लोज ट्यूब है जो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज है, ठीक है, तो इसमें एंड करेक्शन ये सीधे लिख दो, फॉर क्लोज ट्यूब, फॉर क्लोज्ड ट्यूब, फॉर क्लोज ट्यूब एंड करेक्शन is given by E equal to 0.3D, ठीक है, अगर एक साइड से क्लोज हो तो 0.3D, और एंड करेक्शन फॉर ओपन ट्यूब एंड करेक्शन इज गिवन बाय E equal to 0.6D। ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला होता है वेयर D इज डायमीटर ऑफ ट्यूब, D इज क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ ट्यूब, मीटर ऑफ ट्यूब। तो जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है वो होता है D। क्लियर है सर, समझ में आ गई सारी बात? क्लियर। अब एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ ट्यूब इन रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, तो रेजन इज R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। देन फाइंड आउट, देन एंड फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ is L1 equal to 13.5 centimeter. Then find out पहला second resonating length L2 second lambda, wavelength lambda, ठीक सर। तो ये दो चीजें पूछी बेटा, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ और वेवलेंथ लैम्डा। अब आपको ये कौन सा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना, तो अब रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट में याद है, आता इधर यहाँ पानी भरा होता, तो एक एंड क्लोज वाली बात हो गई है। तो बोलो दिस इज वन एंड क्लोज वाली बात, और जब वन एंड क्लोज है तो मैं बोल दूं क्या, ये देखो यहाँ से वेव थोड़ी ऊपर से बनेगी, और एंड करेक्शन एक एंड क्लोज होता तो 0.3D होता है क्या? यस सर। तो यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ से मैं बोल दूं एंड करेक्शन विल बी 0.3D, D को 2R लिख दूं तो ये आ जाएगा 0.6R, है ना। ये देखो कंफ्यूज मत होना, चलो यहीं R की वैल्यू रख दो, छोड़ो, नहीं तो क्या वो 0.3 2R हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल दूं ये कितना गया? अरे यार ये डायामीटर ही देना था। रुक जा बेटा, थोड़ा करेक्शन, ये डायामीटर ले ले, बहुत ज्यादा एंड करेक्शन आ रहा है। D बराबर ले ले 5 सेंटीमीटर, सीधा डायामीटर ही दे दिया बस। तो ये 0.3D, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 5 1.5 सेंटीमीटर। दिस वुड बी द एंड करेक्शन, ये 1.5 सेंटीमीटर वुड बी द एंड करेक्शन, ठीक सर। तो एंड करेक्शन ये है। तो बताओ पहली रेजोनेटिंग लेंथ, मेजरमेंट आया तेरा L1 बराबर दिस, तो याद है ये L1 तो ये होता है मेजरमेंट, यहां से 0 होता है, तो ये आ गया L1 बराबर तेरा 13.5। तो क्या मैं बोल दूं ये 13.5 ही हो गया और एंड करेक्शन आ गया, ठीक है। तो मैं बोल दूं L1 प्लस E बराबर लैम्डा बाई 4, कल बताया था, रखो L1 13.5 प्लस रखो E 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो 60 सेंटीमीटर, ये आ गया लैम्डा। तो लैम्डा आ गया 60 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है। L1 प्लस L1 कैसे निकला, E कैसे निकला? 0.3D। आज E निकालने का तरीका हो गया 0.3D फॉर क्लोज ट्यूब, ओपन के लिए 0.6D सर कर देंगे। सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, अब आजा सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ L2, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं जो पहली रेजोनेटिंग लेंथ है, ये देख यहां से ये जो पहली रेजोनेटिंग लेंथ है, ये मेजरमेंट नहीं कह रहा हूं, टोटल लेंथ। L1 तो आया 13.5 और ये आया था 1.5 एंड करेक्शन, तो ये टोटल कितना आया था? ये टोटल 15 सेंटीमीटर का लैम्डा बाई 4 हो गया था। दिस इज द लैम्डा बाई 4, दिस लेंथ इज लैम्डा बाई 4, इसका 3 गुना, लॉजिक से कर रहा हूं, इसका 3 गुना, तो बोल दूं इसका 3 गुना, ये लो
ये ले, इसका 3 टाइम्स, तो इस 15 का 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15 का 3 टाइम्स 45 हो जाएगा, लेकिन वो यहां से होगा इस 15 का 3 गुना, तो मैं बोल दूं दिस इज 45, ये दिस इज 45 सेंटीमीटर, ये तो यहां से 3 गुना, तो ये 15 है, इसका 3 गुना, तो मैं बोल दूं दिस इज 45 सेंटीमीटर। उसमें से ये एंड करेक्शन है, ये देखो 1.5, ये दिस इज एंड करेक्शन, ये 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये एंड करेक्शन है, तो ये बचा कितना, ये रीडिंग कितनी बची है यहां से लेके यहां तक, ये तो ये 1.5 हटा दो, तो ये आ जाएगा 43.5 सेंटीमीटर, ये दिस इज 43.5 सेंटीमीटर, ये तो ये 1.5 है, तो ये 43.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ऊपर वाला ये एंड करेक्शन हो गया 1.5 और नीचे वाली रीडिंग होगी बेटा 43.5। क्लियर है क्या? तो L2 वुड बी 43.5, क्योंकि रीडिंग यहां से होती है। मैंने तुम्हारे से सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ यानी कि रीडिंग पूछी है। ठीक सर, चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, E बराबर L2 माइनस 3L1/2। ये एंड करेक्शन 1.5 इंटू 2 इधर भेज दिया, L2 मुझे निकालना माइनस 3L1 13.5 है। ठीक सर, तो ये आ जाएगा कितना 3, तो L2 बराबर आ जाएगा, ये क्या करा मैंने, हाँ L2 माइनस 3L1 ही तो है, हाँ तो L2 बराबर आ जाएगा L2 इक्वल टू, ये उधर भेज दो और ये आ जाएगा 3 प्लस इसको भी उधर भेजा 40.5 है ना, ये देखो ना 3 प्लस ये 39 और ये 40.5, तो यार 43.5 देखो सेम है क्या? यस सर बिल्कुल सेम है। तो एंड करेक्शन ये फॉर्मूला लगा दिया। और देख एक और तरीका बताता हूं, तेरा लेमडा कितना है बेटा सोल्व किया तो 60 सेंटीमीटर, क्या मैं बोल दूं लेमडा की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई, और मैं बोल दूं एक रेजोनेटिंग लेंथ जो आती है पहली मेजरमेंट उससे एक लूप बढ़ जाता है, तो एक लूप और बढ़ गया, और याद है एक लूप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ/2, दिस वन लूप इज λ/2, वन लूप इज इक्वल टू λ/2, तो एक लूप की वैल्यू कितनी आ गई, λ/2 बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया क्या? तो बोल दूं दिस लेंथ वुड बी 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 ये हो गया, और पहली रीडिंग 13.5 थी ये तक यहां से, तो यहीं से रीडिंग देखो, तो यहां से 13.5 ही और ये 30 ही है, तो मैं आ गया टोटल आ गई 43.5। तो मैं बोल दूं L1 प्लस, तो L2 को यूं भी लिख सकता हूं, और एक तरीका ये, एक मेथड ये डायग्राम वाला, और एक मेथड देख L2 बराबर L1 पहली रीडिंग प्लस λ/2, पहली रीडिंग प्लस एक लूप, फर्स्ट रीडिंग प्लस एक लूप, और एक लूप की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये आ जाएगा पहली रीडिंग 13.5 प्लस एक लूप हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का λ/2, तो ये आ जाएगा 43.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सर? ये तो सर ये एंड करेक्शन हमारे को हर तरीके से निकालना आ गया। ठीक है, अब दोनों एंड ओपन हो तो 0.6D करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन अपन कर लेंगे सर, मतलब हम कर लेंगे। अब आजा बेटा, ये तो था एक रेजोनेंस कॉलम ट्यूब से भी अपन ने साउंड की स्पीड एयर में निकाल ली, लेकिन ध्यान रखना रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में सिर्फ अपन एयर में निकाल सकते हैं साउंड की स्पीड। एक और पढ़ते हैं, एक और ऐसा एपरेटस है, तो लिखो एपरेटस हाँ बेटा, अब अपन एपरेटस पढ़ रहे हैं जिनसे अपन साउंड की स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम निकाल सकते हैं, बट ये फिर एयर है, इन एयर। तो एपरेटस फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, अलग अलग मीडियम है। तो एपरेटस फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ साउंड, अब ये पहला पढ़ रहा है क्विंग्स ट्यूब, इट विल गिव पहली बात गिव स्पीड ऑफ वी साउंड, किसमें, इन एयर, ये एयर में साउंड की स्पीड बताएगा। क्लियर है? तो साउंड की स्पीड एयर में इस एपरेटस से अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो यहां पे अपन ने एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करवाया, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो क्या मैं बोल दूं यहां से वेव बनती है जो इधर भी जाएगी, तो एक वेव इधर होके आएगी और एक वेव इधर होके आएगी, और ये दोनों इंटरफेयर करेगी। तो क्या मैं बोल दूं एक वेव का रास्ता ये है और एक वेव का रास्ता ये है, दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2, दो अलग अलग पाथ से वेव होके आएगी और वो यहां आगे में इंटरफेयर करेगी। तो देयर आर 2 पाथ फॉर वेव। ठीक है सर, अब ये ट्यूब 1 बोल दिया मैंने इसको, एक ट्यूब 1 और एक ट्यूब 2 से होके आएगी। अब डिपेंड करता है इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस बात पर डिपेंड करता है ये कैंडल कैसा बिहेव करेगी, इसकी फ्लेम कैसा बिहेव करेगी। अब देखो, अगर यहां से वेव और यहां से वेव आए और एक दूसरे को काट दे, वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में।
अगर इस डी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दिस पाथ P1 एंड दिस पाथ P2 के बीच में लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, आपको पता है मैंने इंटरफेरेंस बढ़ा दिया, तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है। तो याद है वेव उल्टी मुड़ती है, उल्टी मिलती है, एक ऊपर एक नीचे, तो कैंसिल आउट कर देगी क्योंकि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, एक ही उससे निकली है ट्यूनिंग फोर्क से। ठीक सर, तो क्या मैं बोल दूं अगर यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो दोनों वेव एक दूसरे को काट देगी, तो यहाँ के मीडियम या यहाँ की एयर का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो मैं बोल दूं फ्लेम विल बी अनडिफ्लेक्टेड, ये फ्लेम बिल्कुल जैसी लो जल रही है वैसी जलती रहेगी, ऐसे यूं फड़फड़ाएगी नहीं, ठीक है, यूं ही रहेगी। ठीक सर, ठीक है साहब। लेकिन अगर ये वाला पाथ और ये वाला पाथ में पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो, यानी कि n लैम्डा हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी कि मैं बोल दूं पाथ डिफरेंस n लैम्डा। हालांकि इस बात से कोई मतलब नहीं है, यहां पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 है ना, ये पाथ डिफरेंस डेल x बराबर, तो ये सारी रामायण होगी बेटा अलग अलग, तो अलग अलग पाथ डिफरेंस में तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगी। n लैम्डा हो गया तो मैं बोल दूं दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेगी, तो दोनों में भयंकर डिस्टर्बेंस आएगा, तो मैं बोल दूं ये फ्लेम बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस वुड बी देयर इन फ्लेम, तो फ्लेम सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होती कब, तो ये फ्लेम यूं करके डिफ्लेक्ट होगी बहुत तेज, बंद भी बुझ भी सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल में। ठीक सर, तो अब मुझे ये पता पड़ गया फ्लेम की पोजीशन से, तो मैं बोल दूं देखो शुरू में फ्लेम यू, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फिर धीरे 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 वाइब्रेट करते करते तेज वाइब्रेट करने लग गई, फिर वापस धीरे 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 वाइब्रेट। सर क्यों, ये ट्यूब को सरकाओ, तो ये देखो ये ट्यूब मूवेबल है, दिस इज मूवेबल ट्यूब, मूवेबल ट्यूब, तो इस T2 ट्यूब को पीछे पीछे खींचूंगा मैं, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे ये ट्यूब, ये देखो ये अंदर वाला कलर हटाओ, ये लो, तो जैसे जैसे मैं इस ट्यूब को पीछे चलाऊंगा तो मैं बोल दूं ये ट्यूब पीछे जाएगी, देखो ये, तो जैसे जैसे मैं पीछे चलूंगा, अगर इस ट्यूब को x पीछे सरका दी तो मैं बोल दूं जैसे जैसे पीछे खींचूंगा मैं बोल दूं ये पाथ बड़ा होता जा रहा है, देखो पहले ट्यूब आगे थी, अब ये ट्यूब सरक के यहां चलेगी, तो ये पाथ देखो x से बड़ा हो गया इधर और x से बड़ा हो गया इधर, जैसे आप x सरकाओगे तो x यहां बड़ा हो गया, अरे जो लाइन यहां थी वो यहां आ गई, तो इतना यहां बड़ा हो गया, और ऐसे ही ये जो लाइन यहां थी वो यहां आ गई, तो x यहां बड़ा हो गया, तो दो जगह x बड़ा हो गया, यहां और यहां, तो क्या मैं बोल दूं x और x टोटल 2x पाथ बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे इसको मैं सरकाऊंगा x बढ़ेगा तो 2x बढ़ेगा, तो बोल दूं पाथ डिफरेंस वुड बी 2x, तो यहां पे लिखो अगली लाइन में, इफ ट्यूब T2 is moved by x then डेल एक्स एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा जो पहले था उससे, ये टोटल पार्ट डिफरेंस, ये टोटल पार्ट डिफरेंस मुझे नहीं पता बढ़ कितना क्या बता रहा हूं, डेल एक्स एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 2x, ध्यान रखना बेटा ये एक्स्ट्रा पाथ है, जितना पहले था उससे 2x बढ़ जाएगा, तो ट्यूब अगर x सरकेगी तो x और x 2x बढ़ जाएगा, तो पहले अगर पार्ट डिफरेंस 0 था तो अब 2x हो गया, पहले लैम्डा था तो 2x लैम्डा प्लस 2x हो गया, पहले अगर लैम्डा बाई 2 था तो लैम्डा बाई 2 प्लस 2x हो गया, 2x बढ़ गया। ठीक सर, अब देखो तो जैसे जैसे ये x बढ़ेगा, अगर फ्लेम पहले अनडिस्टर्ब थी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, तो जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा तो मैं बोल दूं पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा, तो जो फेज डिफरेंस पहले पाई था वो बढ़ते 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 जब 2 पाई हो जाएगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि 2 पाई पर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेगी वेव, तो सर समझ में आ गई। अब देखो इफ फ्लेम इज इन अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अगर फ्लेम अभी अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में है तो मैं बोल दूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना पोजीशन में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, से अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन चुपचाप से मैं बोल दूं डिस्टर्ब्ड पोजीशन में आ जाती है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस में आ जाती है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, तो अनडिस्टर्ब से मैक्सिमम डिस्टर्बेंस पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या मैं बोल दूं अनडिस्टर्ब का मतलब पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, से डिस्टर्ब पोजीशन यानी कि n लैम्डा करने के लिए मैं बोल दूं डेल एक्स मिनिमम डेल एक्स एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो मिनिमम कम से कम लैम्डा बाई 2 बढ़ना चाहिए, तो ट्यूब को कम से कम कितना सरकाना है, तो सॉरी
कितना पाथ डिफरेंस लाना है, तो लेमडा बाई 2। तो मैं बोल दूं x डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, हेंस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, बोलो कितना हो जाएगा ट्यूब, है ना, x मिनिमम इज इक्वल टू, मैं बोल दूं लेमडा बाई 4। तो ध्यान रखना, आप ट्यूब को लेमडा बाई 4 सरकाते हो, आप ट्यूब को लेमडा बाई 4 सरकाते हो आगे, ये लेमडा बाई 4, तो लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है, और वो लेमडा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ जो आ जाता है, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2 का जो एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है वो कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव बना देता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देता है। तो डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव बना देता है अगर लेमडा बाई 4 ट्यूब सरकाई तो, ट्यूब सरकाई तो पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 आ जाएगा, डबल इसका डबल, ये लेमडा बाई 2। तो मैं बोल दूं अगर अनडिस्टर्ब पोजीशन थी तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और डिस्टर्ब थी तो अनडिस्टर्ब आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये बदल जाएगी, फ्लेम की पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, अब अनडिस्टर्ब से डिस्टर्ब, अब अनडिस्टर्ब से डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब, फॉर अनडिस्टर्ब्ड टू अगेन अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब जाना हो या डिस्टर्ब से डिस्टर्ब जाना हो, ठीक है, तो अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब मतलब सेम टू सेम जंप है, या डिस्टर्ब से डिस्टर्ब जाना हो तो पार्ट डिफरेंस जो आएगा बेटा डेल एक्स बराबर, वो आता है एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जो आता है वो आएगा बेटा लेमडा, ए सेम टू सेम पोजीशन में। तो बोल दो जस्ट अगले पे, तो पहले लेमडा पार्ट डिफरेंस था और मैक्सिमम डिस्टर्बेंस था, तो अब 2 लेमडा कर दो तो वापस मैक्सिमम डिस्टर्बेंस रहेगा, या पहले लेमडा बाई 2 था और कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और आपको वापस डिस्टर्बेंस खत्म करना है तो लेमडा बाई 2 से 3 लेमडा बाई 2 कर दो, टोटल लेमडा बढ़ा दो, ये डेल एक्स लेमडा या एक्स मिनिमम बराबर लेमडा बाई 2। तो क्या मैं बोल दूं ये डेल एक्स एक्स्ट्रा लेमडा, तो एक ही लिख दो अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब, है ना, और डिस्टर्ब टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब टू डिस्टर्ब। ठीक है, अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब या डिस्टर्ब से डिस्टर्ब जाने के लिए डेल एक्स एक्स्ट्रा एटलीस्ट मिनिमम लेमडा होना चाहिए, है ना, कम से कम लेमडा सरकाओ ट्यूब को, ए डेल एक्स एक्स्ट्रा लेमडा कर दो, तो मैं बोल दूं एक्स मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, तो ट्यूब को जितना डिस्प्लेस करते हैं उसका डबल आता ना, x इक्वल टू लेमडा बाई 2, ये तो लेमडा बाई 2 ट्यूब सरकाते हैं तो डिस्टर्ब से डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब देता है। ठीक सर, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, हाँ एक एग्जांपल करते हैं, इफ इन क्विंक्स ट्यूब experiment if frequency of tuning fork used is nu बराबर 600 हर्ट्ज, है ना, जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक की वो कितनी है बेटा 600 हर्ट्ज, कितनी है 600 हर्ट्ज, ठीक है ना, and initially flame is undisturbed position. Now tube is moving slowly and flame is getting deflection and reach up to maximum deflection, then again in no disturb position, है ना, नेक्स्ट नोड यू लिखो, नेक्स्ट नो डिस्टर्ब पोजीशन, एंड ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय
by 30 centimeter in this process, then find out first lambda, second speed of sound at given temperature. First lambda, wavelength lambda, second speed of sound in air at given temperature, जो भी टेम्परेचर है टेम्परेचर। ठीक सर, तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो मैं बोल दूं अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब ले गए, सॉल्यूशन मैं बोल दूं अनडिस्टर्ब थी पहले फ्लेम, अनडिस्टर्ब, फिर उससे वापस अनडिस्टर्ब पे चले गए। ठीक है, तो पहले फ्लेम अनडिस्टर्ब पोजीशन में थी, वापस अनडिस्टर्ब में चले गए। तो उसके लिए अपन ने ट्यूब को मिनिमम सरकाया, क्योंकि याद है उसने बोला है कि अनडिस्टर्ब थी, फिर रिफ्लेक्शन बढ़ा, फिर मैक्सिमम पे पहुंच गई, फिर वापस अनडिस्टर्ब, नेक्स्ट अनडिस्टर्ब पे आ गई। तो मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर एक्स्ट्रा जो पार्ट डिफरेंस आया वो लेमडा बाई 2, सॉरी लेमडा आया, क्योंकि अनडिस्टर्ब से अनडिस्टर्ब पे जाने के लिए पार्ट डिफरेंस लेमडा चाहिए। तो मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू लेमडा बाई 2, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि नेक्स्ट अनडिस्टर्ब पे गई लेमडा बाई 2। अच्छा, और अपने को ये बोल दो मैं लेमडा बाई 2 बराबर 30 सेंटीमीटर दिया, तो यहां से लेमडा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है ट्यूनिंग फोर्क की 600 हर्ट्ज। ठीक साहब, तो यहां पे आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी आ जाएगी बोलो, ये आ जाएगी न्यू लेमडा, और न्यू कितना है 600 हर्ट्ज, लेमडा कितना है बेटा 60/100, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 360 मीटर पर सेकेंड। खत्म, ये आ गया वेलोसिटी इन एयर। तो साउंड की स्पीड इन एयर आ गई 360 मीटर पर सेकेंड। सर समझ में आ गई? तो 360 मीटर पर सेकेंड से साउंड चल रही है। तो ये क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये क्वेश्चन से तेरे सब समझ में आ गया कि हाँ क्या कहना चाह रहा है अगला। ठीक सर, अगला जा बेटा, एक और एपरेटस है कुंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना, कुंस ट्यूब। अब इस कुंस ट्यूब से अपन वी कैन फाइंड स्पीड ऑफ साउंड in any gaseous medium। तो इसको यूज करके अपन किसी भी गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अंदर चाहो जो गैस भर दो, यहां पे मर्जी हो जो गैस, ये गैस भर दो जो भी चाहिए जिसमें। ठीक है सर, ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है बताता हूं बेटा, ढंग से समझना। ये एक रोड होती है बेटा, ये फिक्स रोड है। क्या है ये? फिक्स। तो ये पिस्टन P2 इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं कर रहा, ये देख वेल्ड कर दिया यहां पे, वेल्डिंग, ये फिक्स्ड है। यानी कि यहां पे नोट बनेगा अगर कभी बनता है स्टैंडिंग वेव का, तो क्योंकि फिक्स पोजीशन पे, तो हाँ ये यहां पे एक मूवेबल पिस्टन P1 है जो वाइब्रेट कर सकता है। अब यहां से मैं इसको, एक रोड है ये मेटेलिक रोड, इसको सेंटर पे क्लेम कर दिया, ये एक सॉलिड रोड है जिसको सेंटर पे क्लेम कर दिया ये, और यहां से हैमरिंग करी है, देख हथौड़ा है, इस हथौड़े से हैमरिंग करी है धम। तो मैं बोलता हूं यहां से साउंड जनरेट हुई, और चूंकि ये फ्री एंड है तो यहां पे एंटी नोड बनेगा, ये देख एंटी नोड, ये देख येलो वेव देख ये, तो यहां पे, और ये भी मूवेबल एंड है तो यहां पे भी एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहां मैक्सिमम वाइब्रेशन होंगे, और बीच में से क्लेम्ड है तो यहां नोड बनेगा। तो क्या मैं बोल दूं इस रोड के अंदर एक नोड और 2 एंटी नोड वाली वेव बनेगी, ये देख रोड के अंदर ये नोड और ये 2 एंटी नोड। यस सर, तो ये 2 एंटी नोड और एक नोड वाली वेव बनेगी, 2 एंटी नोड और एक नोड वाली वेव बनेगी। ठीक सर, इस रोड की लेंथ अपने पास स्केल होगी, मेजर कर लूंगा मैं। तो तो अपन ने हैमरिंग करी, रोड के अंदर एक वेव बनी, वो वेव आगे इस गैस में ट्रेवल कर जाएगी, क्योंकि पिस्टन का वाइब्रेशन होगा तो गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। और आपको पता है जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो जो रोड के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वही इस गैस के अंदर ट्रेवल करेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड, पहली बात फ्रीक्वेंसी इन रोड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन गैस, बिल्कुल सेम होगी। यस सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने के साथ। यार वाइब्रेशन कैसे चेंज हो सकते हैं? चाहे भारी और, तो भारी जैसे वाइब्रेट करेगा, हल्के से टकराएगा तो हल्का भी वैसे ही वाइब्रेट करेगा। यार एक मोटा आदमी 1 सेकंड में 4 बार यूं 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 हिल रहा है, तो पास में बैठा पतला आदमी बेचारा उसे टकरा के उसको भी 4 बार हिला देगा। ठीक सर, अरे सर समझ गया मैं, ठीक है मोटा पतला छोड़ दूं सर, सड़ा एग्जांपल क्या लेते हो? हाँ सर समझ में आ गई। तो अब मैं बोल दूं अंदर गैस में जब वेव बनेगी तो यहां पे भी एंटी नोड बनेगा उसका, क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन चलेंगे तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, और यहां नोड बनना तय है। अब बीच में ये कोई मैंने गिन के नहीं बनाई है बेटा, कई बच्चे सोचते हैं हम भी 3 बना दे, तू 3 लूप बना, चाहे 4 लूप बना, चाहे 2 बना, चाहे 1 ही बना लूप।
ये अंदर मीडियम में, एक गैसियस मीडियम में स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से वेव आएगी, वो ट्रेवल करेगी, यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। तो एक वेव देखो पहले यूं जाएगी, फिर यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। तो एक वेव गई यूं और एक आई वापस टकरा के, इनमें फिर फाइनली स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। याद है स्टैंडिंग वेव क्या होती है? किसी वेव का जाना किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होके लौटना और दोनों में सुपर इंपोज होके, दोनों का सुपर इंपोज होके नई वेव बनना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ठीक सर, तो ये स्टैंडिंग वेव बन गई। यहां पे नोड होगा, ये बात है, या एंटी नोड। लूप कितने होंगे नहीं पता। तो सर पता कैसे करोगे? करूंगा। तो ये समझ में आ गया, रोड की लेंथ अपन स्केल से मेजर कर लेंगे और वो λ/2 होगी। क्यों? क्योंकि रोड में 2 एंटी नोड और एक नोड, ऐसे लूप बनेगा। और ये है आधी वेव, ये λ/4 प्लस λ/4, तो मैं बोलूं दिस इज λ/2। तो रोड के अंदर बनने वाली दिस वेव वुड बी λ/2। ये तो ये रोड की लेंथ वुड बी, लेंथ ऑफ रोड वुड बी λ/2 के इक्वल। तो यहां से लैम्डा रोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? रोड की वेवलेंथ आ जाएगी क्या? तो हमारे पास रोड की वेवलेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ, रोड के अंदर बनने वाली वेव की वेवलेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रोड। तो जो भी रोड की लेंथ है उसका डबल इस वेव की लेंथ होगी। सर समझ में आ गई? हाँ, यहां पे अब इधर देखो। अब सर इसके अंदर कैसे पता करोगे? तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मैं बोल दूं रोड के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? वी रोड, रोड के अंदर साउंड की स्पीड अपॉन लैम्डा रोड, और लैम्डा रोड पता पड़ जाएगा कैसे? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रोड। सर वी रोड के अंदर साउंड की स्पीड कैसे निकालोगे? मतलब वेव की स्पीड कैसे निकालोगे वो बताऊंगा अभी। अच्छा, गैस के अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो वी गैस इंटू लैम्डा गैस। अब गैस के अंदर लैम्डा कैसे निकालोगे सर? चलो वी गैस तो अपने को पता करना है, लैम्डा गैस और वी रोड कैसे निकालोगे बताता हूं। अब गैस के अंदर लैम्डा बड़ी स्टाइल से निकलता है, रोड के अंदर लैम्डा तो स्केल से लेंथ ऑफ रोड को λ/2 कर दिया। ठीक है, गैस के अंदर अब बताता हूं। गैस के अंदर क्या होता है बेटा? सबसे हल्की चीज लाइकोपोडियम पाउडर को उछाल दो। तो अंदर गैसियस मीडियम में मैंने लाइकोपोडियम पाउडर उछाल दिया। लाइकोपोडियम पाउडर, सर क्या पोडियम? हाँ, उछाल दिया। वो लाइकोपोडियम पाउडर बहुत हल्का इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, और वो हल्का पाउडर जब वाइब्रेट कर रहा है तो फाइनली वो पाउडर पता है कहां जा जाके जम जाएगा? जहां पर स्टैंडिंग वेव के नोड बनेंगे। 2 स्टैंडिंग वेव जब ओवरलैप होगी तो जहां जहां नोड बनेंगे, नोड, वहां वो पाउडर जम जाएगा। क्योंकि वहां पर याद है नोड पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, सॉरी, नोड वाले पार्टिकल सारे रेस्ट पे होते हैं, एंटी नोड वाले मैक्सिमम वाइब्रेट करते हैं। तो जो पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहे हैं वहां पाउडर रुक ही नहीं सकता। तो जो पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहे हैं वहां पाउडर रुकेगा नहीं, उछलता रहेगा वहां से। तो यहां पे कभी सेटल डाउन नहीं हो सकता, इस एरिया में पाउडर कभी सेटल डाउन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे वाइब्रेशन मैक्सिमम है स्टैंडिंग वेव का, क्योंकि दीज आर एंटी नोड्स। तो सारा पाउडर नोडों पे जा जाके जम जाएगा, जितने भी नोड्स है वहां पाउडर जम जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं, मैं इन पाउडर के हीप्स को देख के, हीप, पाउडर की हीप देख देख के मैं बता दूं कि दिस इज λ/2। 2 पाउडर की हीप के बीच का डिस्टेंस है ना, हो जाएगा λ/2। तो लैम्डा गैस बाई 2। तो यहां से मैं बोल दूं क्या? दिस डेल एक्स बराबर λ/2, लैम्डा गैस बाई 2, दिस डेल एक्स बराबर लैम्डा। तो 2 पाउडर की ढेरियों के बीच की डिस्टेंस इज लैम्डा गैस बाई 2। क्योंकि याद है ये एक लूप बन जाएगा, तो 2 नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, बता रखा मैंने स्टैंडिंग वेव में। या यूं बोल दो एक लूप की लेंथ λ/2 होती है, तो लैम्डा गैस भी आ गया। तो अब यहां से रखो। अच्छा, वी रोड इंटू गैस का, रोड का लैम्डा कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू वी गैस मुझे निकालना है, और लैम्डा गैस कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल, मैं बोल दूं ट्वाइस ऑफ डेल एक्स। ये डेल एक्स, ये डेल एक्स क्या है? जहां डेल एक्स, जहां डेल एक्स, जहां डेल एक्स लाइकोपोडियम पाउडर की ढेरियों की दो नियरेस्ट ढेरियों है ना, हीप्स है ना, के बीच की डिस्टेंस, हीप के बीच की डिस्टेंस है ना, हीप के बीच की डिस्टेंस, 2 नियरेस्ट ढेरियों के बीच की दूरी। ठीक है सर, ये आ गया। तो यहां से वी गैस, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक सर। अब वी रोड कैसे निकाले? फॉर वी रोड, फॉर स्पीड ऑफ साउंड, या फॉर वी रोड, या तो डायरेक्ट देंगे, या तो डायरेक्ट दे देगा वो, या तो वो डायरेक्ट दे देंगे कि भैया रोड के अंदर साउंड की स्पीड या वेव की स्पीड दिस फलान जी है ना।
और या फिर याद है वी सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है, या वी सॉलिड बराबर रूट वाई बाई रो से निकालनी पड़ेगी, याद है, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट रोड। याद करो कुर्बानी, ये तो यंग मॉडुलस दे देंगे और डेंसिटी ऑफ रोड दे देंगे, तो सर हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ रोड, क्लियर है। तो ये सारी हो गई इसकी थ्योरी। अब आ जाओ करते हैं इस पे क्वेश्चन। हाँ बेटा देखते क्वेश्चन, देखते इस पे। इन कुंड्स ट्यूब experiment, if separation between two successive heaps of lycopodium powder is 20 centimeter, yeah, you got the 5 centimeter, and young modulus value of young modulus and density of road and density of road which is hammered are y equal to 10 raised to power 11 Newton per meter square and rho बराबर 10 raised to power 5 kg per meter क्यूब। ठीक है, ये दे दी, ठीक है ना। तो अच्छा, एंड लेंथ ऑफ रोड एंड लेंथ ऑफ दिस रोड जिसको हैमरिंग करी वही बाहर वाली रोड ऑफ दिस रोड इज L इक्वल टू 1 मीटर। Then find out first velocity v in road, velocity of sound in road. Second, wavelength of sound, wavelength in road, lambda in road, या lambda road कर दो सीधा, lambda in road. Third, speed of sound in gas, है ना, सीक्वेंस है सारा, या lambda gas सारी बात पूछ रहा हूं, सीक्वेंस है ताकि फॉर्मूला नहीं रटे कोई, और वी इन गैस, ये सारी बातें बताओ। अल्टीमेटली मेरे को वी गैस ही पूछना था डायरेक्ट, ठीक है। अब इससे क्या, इससे एक क्वेश्चन से सारी बात क्लियर हो जाएगी तेरे को कैसे सोचा जाता है। तो क्या मैं बोल दूं सॉल्यूशन में, क्या मैं बोल दूं लैम्डा रोड के लिए, तो लेंथ ऑफ रोड इज 1 मीटर, ये दिया है, तो मैं बोल दूं दिस इज ट्वाइस, इधर देख, और वो लैम्डा बाई 2 होता है, सेंटर पे क्लेम्ड है। अरे यार ये लिखा ही नहीं मैंने, है ना, इसमें लिख देना रोड इज क्लेम्ड एट सेंटर, रोड इज क्लेम्ड, ये लिखना जरूरी है, एट सेंटर, एट इट्स सेंटर, ध्यान रखना सेंटर से क्लेम्ड है, तभी तो लैम्डा बाई 2 बनता है। ओके सर, है ना बेटा, हाँ। तो ये लैम्डा रोड बाई 2 इज इक्वल टू एल रोड, तो यहां से लैम्डा रोड कितना गया बोलो, 2 मीटर, तो रोड के अंदर वेवलेंथ 2 मीटर आई, ठीक है। इस पहला एक आंसर ये हो गया। सेकंड, वी साउंड है ना, वी इन सॉलिड, रोड के अंदर साउंड की स्पीड y बाई रो कितना आ जाएगा, ये 10 raised to power 11 अपॉन 10 raised to power 5 का रूट अंडर करा था, मैं बोल दूं ये आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। तो रोड के अंदर साउंड की स्पीड आ गई 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, इस स्पीड से वो चलेगी जो हैमरिंग वाली साउंड है वो, ठीक साहब। तो स्पीड आ गई रोड के अंदर, ठीक है, और लैम्डा आ गया रोड के अंदर। अब गैस के अंदर लैम्डा, तो वो देखो दो ढेरियों के बीच की दूरी कितनी दी है, तो क्या मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर दिया है मेरे को कितना, 5 सेंटीमीटर है ना, तो दो ढेरियों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने डेल एक्स बोला था 5 सेंटीमीटर, एंड ये लैम्डा बाई 2 होता है क्या 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज लैम्डा गैस बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां से लैम्डा गैस में कितना हो गया बोलो, 10 सेंटीमीटर, ठीक साहब। तो ये लैम्डा गैस में 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब स्पीड इन गैस, तो बोल दू फ्रीक्वेंसी इक्वल न्यू बराबर कांस्टेंट होगी दोनों में, कांस्टेंट। तो यहां से बोल दू वी रोड के अंदर ये अपॉन लैम्डा रोड इज इक्वल टू वी गैस अपॉन लैम्डा गैस, सारी वैल्यू नोन है, बस ये निकालना है। आ जाओ, रोड के अंदर स्पीड 1000, रोड के अंदर लैम्डा कितना, रोड के अंदर 2 मीटर, ठीक है। वी गैस निकालनी है, और ये लैम्डा गैस के अंदर कितना है 0.1 मीटर।
10 सेंटीमीटर है वो, ठीक सर। तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो v गैस, गैस के अंदर स्पीड, तो ये 0.1 ऊपर जाएगा, तो ये 10, तो 100 बाई 50 मीटर पर सेकंड आ रही है बेटा। अब जो भी आ रही है वही आ रही है, जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से देखो ना, 0.1 ऊपर जाएगा तो ये 1/10 बनेगा, 10 से 10 कट गया और फिर 2 से फिर ये कट गया 50। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो इस टाइप से अपना क्वेश्चन बनेंगे बेटा। तो मुद्दे की बात क्या है, बाहर रोड के अंदर स्पीड चाहिए एक तो रोड के अंदर स्पीड के लिए वाई और रो दे सकता है वो, या डायरेक्ट स्पीड दे सकता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। कई बार फ्रीक्वेंसी दे देते हैं कि रोड इज वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी दिस, तो गैस के अंदर की फ्रीक्वेंसी पता पड़ गई, वो आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर कोई मुझे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे देता रोड पे, इस हैमरिंग की है उस डायग्राम में, कोई मुझे सीधी फ्रीक्वेंसी दे दे, यहां ये सीधी फ्रीक्वेंसी दे दे तो मजा आ गया ना, फिर अंदर भी फ्रीक्वेंसी हो, v बराबर न्यू लैम्डा कर दो। सर समझ में आ गई। तो अब तो सर हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्विंग्स ट्यूब एंड कुंट्स ट्यूब आर कंप्लीट। बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। अच्छा, मॉड्यूल में तुम्हारे यहां पे गैस की जगह हर जगह एयर लिखा है, यहाँ सॉरी गैस, ये गैस की जगह यहाँ एयर लिखा है, यहाँ एयर, तुम गैस कर लेना। क्यों, हम किसी भी गैस में निकाल सकते हैं, अंदर जो गैस भरती वो भरती, क्योंकि ये तो क्लोज एपरेटस है। वो क्विंग्स ट्यूब ओपन था, वहां पे सिर्फ एयर में निकाल सकते थे, यहां तो किसी भी गैस में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा, बीट्स की बात करते हैं। देखो बीट्स में अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को अभी जरूरत है। क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर बेटा वो रिसर्च लंबी चली जाएगी और अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो बीट्स में क्या बेटा, व्हेन दो साउंड वेव ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तब जाके एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। टू साउंड वेव ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 1000 और 1004, तो मैं बोल दूं एक सेकंड में 4 बीट्स, सॉरी मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक तो था 1000 2000, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया स्लाइटली। देयर इंटेंसिटी विल वेरी पीरियोडिकली, दैट इज कॉल्ड बीट्स। अब बेटा एक जगह अगर दो वेव मिली और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग, मैं बोल दूं एक ना 1.5 राउंड कर दिया तो एक का 1 राउंड ही हुआ, सॉरी एक का आधा राउंड हुआ तो एक ने 1/4 ही करा, तो मैं बोल दूं इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठेगा। चलेगी साथ लेकिन एक वेव जो फास्ट होगी वो आगे निकल जाएगी, समझ गए। तो कभी साथ कभी अपोजिट, कभी साथ कभी अपोजिट, तो मैं बोल दूं एक ही सेकंड में कई बार मैक्सिमम मिनिमा। मैंने यार वहां बताया था, याद है तेरे को, वेव ऑप्टिक्स में ये बात, चलो 11 वाला, वेव ऑप्टिक्स में ये बात होती है इनकोहेरेंट सोर्स का, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच ना करे। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो एक ही जगह पर मैक्सिमा मिनिमा, कभी इन फेज हो जाती है वेव, कभी आउट ऑफ फेज। याद आया, कभी पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई होते रहते हैं। पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा बाई 2, मतलब बदलते रहेंगे लगातार। ठीक है सर, कभी पाई कभी 2 पाई पे, ठीक है, तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा। अब देखो, तो जहां पर दो वेव लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसी की ओवरलैप करती है तो वहां पे बीट सुनाई देते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय f2 - f1। जो बीट्स बोलते हैं अपन, बीट फ्रीक्वेंसी, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। जैसे एक 500 वाली और एक 502 वाली है तो 2 बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है तो 2 बीट्स पर सेकंड। ठीक सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय f1 + f2/2। तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f1, ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, डेरिवेशन नहीं कराया क्योंकि बहुत लंबी रामायण है और हमारे इतनी काम ही नहीं आ रही है। काम आती तो, अब जैसे इतना सारा पढ़ना और काम बिल्कुल नहीं आया तो क्या मतलब है उस चीज का। f1 + f2/2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। फिर आता है एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज f2 - f1/2। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इस हिसाब से वेरी करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से वेरी करती है और बीट्स होते हैं f2 - f1। क्लियर है क्या। तो सर हमारे को ये बात ध्यान रख लेंगे, समझ में तो क्या गई, याद रख लेंगे। ठीक है, ये याद रखोगे तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब देखो जब बीट्स के क्वेश्चन करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं। व्हेन वी एडेड वैक्स ऑन ट्यूनिंग फोक, यार एक बात बता, तेरे पास कोई ट्यूनिंग फोक है ना, उनसे तू एक वेव बना रहा है ना, और एक दूसरा ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी कम या ज्यादा है, उससे भी एक वेव बना रहा है, तो ये दोनों वेव जब ओवरलैप करेंगे तो बीट सुनाई देंगे। ठीक है, मैंने इस पर अगर वैक्स लगा दिया, मोम लगा दिया, तो बताओ क्या होगा, इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी। तो मैं बोल दूं एक आम पे वैक्स लगाने से ये धीरे वाइब्रेट करेगी, तो जो वाइब्रेशन पहले 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के होते थे अब वो 1000 से कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आम थोड़ी भारी हो गई, स्लो मूवमेंट करेगी, तो क्या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। यस, व्हेन वैक्स ऐड करते तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ये इंपॉर्टेंट बात एक तो वो इंफॉर्मेशन देगा आपको कई बार क्वेश्चनों में कि वी एडेड वैक्स, तो समझ लेना फ्रीक्वेंसी घटने की बात की जा रही है। When we file the tuning fork, the frequency increases। जब आप ट्यूनिंग फोक को फाइल करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। सर क्या होता है फाइलिंग, घिसना,
मान लो इस ट्यूनिंग फोक की आर्म इतनी जाड़ी थी और हमने इसकी फाइलिंग कर दी, यहां से घिस दिया और घिस के इस आर्म को पतली कर दी मैंने, ठीक है, ये पतली कर दी, ये आर्म को घिस दिया मैंने, तो क्या मैं बोल दूं ये हल्की हो गई और तेज वाइब्रेट करेगी? तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अरे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जब जब आर्म को फाइल करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब जब अपन वैक्स ऐड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। व्हेन एडेड वैक्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, व्हेन वी फाइल द ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यस सर, ठीक है। टू वेव्स हैविंग देयर इक्वेशन y1 बराबर दिस एंड y2 बराबर दिस। दो वेव है जिनकी इक्वेशन 4 sin 500 पाई टी और एक है y2 बराबर 3 sin 508 पाई टी, ठीक है। सुपर इंपोज एट ए पॉइंट P व्हेन देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये दोनों, अब रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था क्या, सीधा याद रखो क्या, f1 प्लस f2/2, ठीक सर। तो ये कितना आ जाएगा बोलो 500। अच्छा तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 500 प्लस 508 डिवाइड बाई 2, सही है क्या? तो ये आ जाएगा कितना 504। ओके, गलत है सर, क्यों गलत है बेटा? ये कॉमन मिस्टेक है बच्चा, ये 500 देख के फ्रीक्वेंसी नहीं, दिस इज ओमेगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 1 बराबर 500 पाई। तो यहां से 2 पाई एफ लिख दूं, 2 पाई f1 इज इक्वल टू 500 पाई, पाई से पाई गया तो यहां से f1 बराबर आ गया बेटा 250 हर्ट्ज। तो पहली फ्रीक्वेंसी आई 250 हर्ट्ज, ठीक है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी यहां से 2 पाई f2, सीधा लिख रहा हूं 2 पाई f2 बराबर 508 पाई, पाई से पाई गया, f2 इज इक्वल टू 254 हर्ट्ज। ये तो एक फ्रीक्वेंसी आई बेटा 250 हर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी आई 254 हर्ट्ज, 254 हर्ट्ज, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये गलत था, है ना? तो अब आ जाओ, तो एक आ जाएगा 250 प्लस एक आ जाएगा 254 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 252 हर्ट्ज। ये अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ वेव, इस वेव के एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो वो होगी बेटा f2 माइनस f1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू f2 हो गया बेटा 254 माइनस 250 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 2। समझ गया? ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी दो f2 माइनस f1 बाई 2, ठीक है। तो ये याद रखने बेटा, एम्पलीट्यूड वेरिएशन, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये काइंड ऑफ मैं तुम्हारे को रटवा ही रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज काम की नहीं उसमें हम लंबा समय खराब करें। लास्ट में टाइम बचेगा तो अपन देखेंगे इसको कैसे आया है। बीट फ्रीक्वेंसी होती है f2 माइनस f1 पर सेकंड, इतने बीट सुनाई देंगे एंड दिस इज 254 माइनस 250, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा 4 हर्ट्ज या 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 हर्ट्ज या 4 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बीट्स प्रोड्यूस इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने बीट प्रोड्यूस होंगे? तो बोल दो बीट्स इन 1 मिनट, बीट्स इन 1 मिनट। तो बोल दो आ जाएंगे 1 सेकंड में 4 सुनाई देते, तो 4 इंटू 60 एंड दिस इज 240, तो 240 बीट्स पर सेकंड पर मिनट सुनाई देंगे। 1 मिनट में 240 बार अपने को तेज आवाज सुनाई देगी। देखो बेटा क्या होता है, जब दो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव मिलती है टी 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 टी, तो ऐसे, तो ये टी 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 टी, तो ऐसे तेज आवाज आ रही ना, तो वो जो मैक्सिमम आ रहा है वैसे 4 पर सेकंड सुनाई देंगे, 240 पर सेकंड सुनाई देंगे। यहाँ क्लियर है? ठीक सर। हाँ, रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। अब एक ही जगह पर मैक्सिमम मिनिमम, मैंने इंटरफेरेंस बढ़ा दिया आपको, तो मैं बोल दूं रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। देख, तो रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम, तो मैं बोल दूं आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम। तो याद है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। अरे बोलना बेटा, तो ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड और ओमेगा दोनों आते हैं, लेकिन ओमेगा लगभग सेम ले रहा हूं मैं। ए बेटा इनका स्क्वायर करके काटूंगा, रेशो लूंगा तो लगभग ये 1 ही आएगा यार। अब थोड़ा सा वेरिएशन है छोटा मोटा, तो बोल दूं यहां पे आ जाएगा कितना बेटा, तो वही a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर है ना, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2, तो ओमेगा नियरली इक्वल ले रहा हूं मैं, ठीक है सर। तो इंटेंसिटी मैं तुम्हारे को ये शुरू में थी लेकिन लास्ट में पढ़ाऊंगा। इंटेंसिटी जो किसी भी वेव की होती है बेटा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ठीक है। तो उसमें v का भी ओमेगा का भी स्क्वायर होता है और a का भी स्क्वायर होता है, पर ओमेगा लगभग इक्वल है ना, ठीक है, लगभग इक्वल है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड और बोलो a मैक्सिमा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, a मैक्सिमा। तो दोनों वेव के इंटरफेयर करने के बाद तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा और मिनिमम। याद है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहां मैक्सिमा होगा और डिस्ट्रक्टिव होगा जहां मिनिमा होगा।
जहां दोनों वेव एक समय के साथ वेव साथ भी होगी और अपोजिट भी होगी। जब साथ होगी तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे। तो मैं बोल दूं दिस इज 4+3 एंड दिस इज 4-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 7/1 का स्क्वायर एंड दिस इज 49/1। ये तो ये आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम, इसको वैक्सिंग वेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम आ गया 49:1। ठीक है, वैक्सिंग इज टू वेनिंग। ठीक है, इसको वैक्सिंग वेनिंग भी बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, जब दो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव ओवरलैप करती है तो वहीं पर मैक्सिमा वहीं पर मिनिमा होता है और उससे बीट सुनाई देते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी F2 - F1 होती है, यानी कि पर सेकंड F2 - F1 बीट्स वो हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, हाई वही सुनाई देगी, इंटेंसिटी सुनाई देगी। और रिजल्टेंट वेव की F1 + F2/2 और एम्पलीट्यूड वेरिएशन की F2 - F1/2 और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कितनी, एम्पलीट्यूड ऐड कर दो उसका स्क्वायर कर दो, वो ए मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर। ओमेगा लगभग सेम मान लिए मैंने। ठीक सर, अब आ जाओ इन पे क्वेश्चन करते हैं, अब और समझ में आएगा। ए ट्यूनिंग फॉर्क, अब यहां से देखना, ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकंड विद एन अननोन ट्यूनिंग फोक। एक अननोन ट्यूनिंग फोक के साथ ये वाला ट्यूनिंग फोक 5 बीट्स पैदा करता है। आजा बेटा, तो नॉन अननोन देखो, तो देखो ये है नॉन, क्या है बेटा, नॉन 250 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो और 5 बीट्स है, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी के 2, तो ये 5 बीट्स पर सेकेंड। तो हर सेकेंड अगर 5 बीट्स सुनाई देते हैं तो बोल दो अननोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 5 ज्यादा है 5 कम, या तो 255 होगी और या 245 होगी, दो में से एक होगी। तो या तो 255 होगी या 245 होगी। तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 5 ज्यादा या 5 कम। ठीक साहब, ठीक है। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोक, तो फाइंड आउट द ट्यूनिंग, तो दो केस बनेंगे, या तो 255 या 245, या तो 5 ज्यादा या 5 कम। सर कभी खुशी कभी गम, बहुत अच्छे बेटा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, या तो 5 ज्यादा या 5 कम। सर समझ में आ गया, आगे चलो। इन प्रीवियस क्वेश्चन, ओके साहब, इफ वी एडेड वैक्स ऑन अननोन ट्यूनिंग फोक, आ जा भैया, तो बीट्स डिक्रीजेस। चलो आ जाओ, तो पहले वाले में जितना तो सोल्व करना है। अब एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, 250 इसकी थी नॉन, दिस वाज नॉन। अब अननोन की फ्रीक्वेंसी है तो इससे 5 ज्यादा या 5 कम है, 5 बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। तो बोल दो या तो है इसकी कितनी 255 और या है 245, ये दो केस बने। अब क्या है बेटा, अननोन वैक्स इज एडेड, अपन अगर वैक्स ऐड कर दे अननोन पे, यहां लगाओ वैक्स, ठीक साहब, ये वैक्स ऐड कर दिया तो बोल दो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ए वैक्स इज एडेड, वैक्स इज एडेड, तो मैंने बताया था तेरे को 2 पॉइंट लिखाए थे, यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं एडेड, तो बोल दो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी दोनों की, तो अननोन की दोनों की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी जो है उससे। बेटा अननोन पर वैक्स ऐड करा है ना, ये अननोन था, दीज आर अननोन, अननोन, ये अननोन फ्रीक्वेंसी थी जिसको मैंने अंदाजा लगाया, या तो 5 ज्यादा 5 बीट से, तो या तो 5 ज्यादा या 5 कम, ठीक है। और जब पहले यही आंसर थे दोनों, अब वैक्स ऐड कर दिया, एक और इंफॉर्मेशन है, वैक्स एडेड ऑन अननोन, तो बीट्स डिक्रीजेज। अब सुनना ध्यान से, ये 250 है, तेने इस पे वैक्स ऐड कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 245 जो थी उससे और कम होगी, और 245 से और कम होगी, जैसे 242, 240, तो बोल दो बीट्स बढ़ने लग गए, क्योंकि ये पहले ही इससे कम है, और कम हो जाएगा तो डिफरेंस बढ़ेगा। ये डिफरेंस था और इसको और नीचे ले जाओगे तो डिफरेंस बढ़ने लगेगा। तो पर इसने तो बोला बीट्स डिक्रीज होने चाहिए, तो यहां बोल दो मैं बीट्स इंक्रीज होंगे, एक कंफर्म बीट्स इंक्रीज होंगे, तो बोल दो इसकी फ्रीक्वेंसी और घटेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, हेंस बीट्स इंक्रीजेज, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन, अननोन मैं बोल दूं 245 से भी कम होने लगेगी, 245 से कम होने लगेगी, तो मैं बोल दूं बीट्स कंफर्म इंक्रीज होंगे, कंफर्म इंक्रीज होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, तो यहां पे तो कंफर्म बीट्स बढ़ने लगेंगे। यस सर, हाँ यहां आ जाओ, ये देखो इधर, ये अगर ये वाला पेयर ले लूं मैं, तो मैं बोल दूं ये वाले से ये 5 ज्यादा है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी घटने लगी 255 से, तो 253, 252 इसके करीब आने लगेगा, 250 के करीब आने लगेगा, तो बीट्स घटने लगेंगे। पहले 5 थे, 254 हो गया तो 4, 253 पे 3, फिर 252 पे 2, तो बोल दूं बीट्स डिक्रीज होंगे। तो मैं बोल दूं जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो बीट्स डिक्रीज होने लगेंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है।
तो ये समझ में, और अपने को बीट्स डिक्रीज वाली बात ही करी थी, तो इस बार आंसर सिर्फ 255 है, इस बार 245 नहीं होगा, क्योंकि अगर 245 होगा, फ्रीक्वेंसी अननोन की 245 होगी, तो वैक्स लगाने पे और कम होकर बीट्स बढ़ने लगेंगे, जबकि अगले ने बीट्स घटने की बात करी है। सर समझ में आ गई? क्लियर है सर? समझ में आ गई? तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन थी कि 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगले की फ्रीक्वेंसी 5 ज्यादा भी हो सकती थी और 5 कम भी हो सकती थी, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो दोनों आंसर आ गए, बोथ एंड भी। तो ये क्वेश्चन अलग था, यही क्वेश्चन मैंने वापस पूछा, बस एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दी, एडेड वैक्स देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो उससे ये पता पड़ गया कि 255 होगी, 245 नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वैक्स ऐड करा 255 वाले की फ्रीक्वेंसी घटी और डिफरेंस कम होने लगा। ठीक है, अगला जाओ। We file unknown tuning fork, beats increases, then frequency of unknown tuning fork. वही if we file unknown, मतलब in previous question है ना, previous की बात ही चल रही है, जो previous question, ठीक है। वापिस आओ, तो उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसी का अपन सीक्वेंशियल क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। तो बोल दो इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, और फिर अननोन की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। अगर 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं, बीट्स पर सेकंड, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा या तो 255 और या 245, ये 2 केस बनेंगे, 255 और 245। ठीक है साहब? हाँ, अब ठीक साहब, ये 2 केस बने। अब अपन ने फाइल कर दिया, अननोन को फाइल कर दिया, इसको ऑन फाइलिंग, जैसे अपन इसको फाइल करेंगे तो बोल दो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी? नहीं, बढ़ जाएगी। फाइल करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बताया था ना, हल्की हो जाती है, आम तो फास्ट वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक सर, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। ठीक सर। अब बीट्स का क्या हुआ? बीट्स इंक्रीजेस, तो क्या मैं बोल दूं ये भैया 255 250 से ऊपर था, ये 250 और ये 255, पहले ही 5 बीट्स थे। अब मैं बोल दूं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो मैं बोल दूं और डिफरेंस बढ़ने लगेगा, तो 255 257 260, तो मैं बोल दूं बीट्स बढ़ने लगेंगे, तो 5 से बढ़ के 7 9 हो जाएंगे, तो यहां पे बीट्स इंक्रीज होंगे। तो क्या मैं बोल दूं बीट्स बढ़ने लगेंगे? ठीक है, तो 255 से बढ़ने लगेंगे, तो 257 59 ये तो बीट्स इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही अपन ने इसको फाइल करा इसके वो, तो यहां पे बीट्स कंफर्म इंक्रीज होंगे। तो मैं बोल दूं ऑन फाइलिंग, तो यहां पे बीट्स कंफर्म इंक्रीज होंगे, बीट्स कंफर्म इंक्रीज होंगे ये, तो यहां बीट्स कंफर्म इंक्रीज होंगे। अब यहां आ जाओ, जैसे इसको फाइल करा बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, तो मैं बोल दूं ये तो इसके करीब जाने लगा, 245 248 249, तो ये, तो यहां बोल दूं मैं बीट्स डिक्रीज होंगे, बीट्स डिक्रीज होंगे। तो जैसे फाइल करा तो मैं बोल दूं बीट्स डिक्रीज होंगे, बीट्स डिक्रीज होंगे। तो आंसर क्या आ गया बेटा? तो ये जेई का क्वेश्चन है, तो मैं बोल दूं यहां पे बीट्स इंक्रीज होंगे, तो आंसर इज 255। क्लियर है? लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, इसने जेई ने आंसर ये नहीं ये दिया, बोथ एंड बी। सर क्यों? देखो यहां पे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां तो बीट्स इंक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि 255 से ऊपर जाएगा और ये 250 था, तो बोल दूं बीट्स कंफर्म इंक्रीज होंगे। तो यहां तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप फाइल करते जाओ, बीट्स बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा फाइल करोगे उतने बीट्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यहां आ जा, यहां तेने क्या करा? फाइल करा, इसको घिसा, तो मैं बोल दूं इसको घिसते फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ते 250 तक तो बीट्स घटे। 245 से बढ़ते जब तक 250 होगा तब तक तो बीट्स घटेंगे, बीट्स घटेंगे, बीट्स डिक्रीज होंगे। लेकिन जैसे ही और घिसते 250 से भी ऊपर 251 252 चला जाएगा, तो बोल दूं फिर ऊपर जाने पर बीट्स बढ़ने लगेंगे। तो पहले बीट्स घटेंगे, 245 से जब इसके फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो 250 तक तो बीट्स घटेंगे, फिर 250 को पार करेगा तो वापस बीट्स बढ़ने लगेंगे। तो पहले बीट्स घटेंगे फिर बढ़ने लगेंगे। तो यहां पे लिखूं मैं पहले इनिशियली, तो पहले बीट्स डिक्रीज होंगे, लेकिन जब ज्यादा फाइल करेंगे, फाइलिंग करेंगे एंड अननोन की फ्रीक्वेंसी 250 को क्रॉस कर जाएगी,
तो फिर से बढ़ने लगेंगे, तो फिर बढ़ेंगे, तो फिर बीट्स बढ़ने लगेंगे, फिर बीट्स, अरे यार अगले पेज पे लिख देता हूं, ठीक है। ये देख 250 है ना, ये नॉन नॉन, ठीक है, वहां पे लिख रहा हूं नॉन, और ये अननोन, अननोन कितना 245। अब इसको फाइलिंग करेंगे, ऑन फाइलिंग, ऑन फाइलिंग, फाइलिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मैं बोल दूं बीट्स डिक्रीज होंगे, बीट्स डिक्रीज है, बीट्स डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, ये क्योंकि ये इसके करीब जाएगा, फिर और क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, 251 252, तो बोल दूं बीट्स अगेन इंक्रीज होंगे, बीट्स अगेन इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, बीट्स अगेन इंक्रीज होंगे। क्लियर है क्या? तो पहले बीट्स घटेंगे, देन फिर से बीट्स बढ़ेंगे। क्लियर है क्या बच्चा? सर समझ में आ गई। अब इन तीनों क्वेश्चनों को वापस देखते जब तेरे समझ में आएगी डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। समझना, पहले वाले में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया कि 250 वाला एक अननोन के साथ 5 बीट्स प्रोड्यूस करता, तो अननोन बताओ, तो या तो 5 ज्यादा या 5 कम, क्योंकि बीट्स होता है फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो भैया तेरे से 5 ज्यादा हूं या तो मैं, और या कम हूं, ज्यादा हूं तो 55 और कम हूं तो 45, तो दोनों आंसर दे, ठीक है। अगले में यही क्वेश्चन दिया, फिर हमने वैक्स ऐड कर दिया अननोन पे, तो जैसे अननोन पे वैक्स ऐड कराया उसकी आर्म भारी हो गई, और आर्म भारी होने के बाद वगैरह फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो 255 रहा होगा तभी तो इसकी आर्म भारी होकर फ्रीक्वेंसी घटी, 255 से घटी तो 250 के करीब गई, तो बीट्स डिक्रीज हो गए। तो मैं बोलता हूं आंसर इस 255 रह गया। अब ये 245 गलत हो गया, जो पहले दोनों हुआ करते थे अब सिर्फ 255 है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से मुझे यह पता पड़ गया कि 255 इज राइट, क्योंकि 245 पे अगर वैक्स ऐड कर दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ने लगेगा। भैया 50 से 45 का 5 था, और अगर ये 45 से भी कम होगा तो 5 से भी ज्यादा डिफरेंस आने लगेगा, ठीक सर। अब यहां पे आ जाओ अगला, इन प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने फाइल कर दिया अननोन को, तो फाइल कर दिया तो 255 वाले की और बढ़ के बीट्स बढ़ने लगेंगे, और अगला यही कह रहा है बीट्स इंक्रीज हो गए, तो कई बच्चे 255 टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आपने 245 को फाइल करा, 245 को घिसा, तो मैं बोल दूं इनके बीच में बीट्स घटेंगे, 45 के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 47 48 49 50 हो जाएगी, तब तक तो बीट्स घटे 5 4 3 2 1 0, फिर और घिसा तो 251 52 53 भी तो होगी। अरे इसकी फ्रीक्वेंसी क्रॉस भी तो करेगी, देखो इसकी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचेगी, फिर ऊपर भी तो जाएगी, 251 252 253 254, मान लो 258 हो गई, इतना घिस दिया मैंने, तो देखो बीट्स 8 आ गए, जहां 50 45 में 5 थे, 50 और 58 में 8 आ गए। तो पहले घटेंगे तो पहले बीट्स डिक्रीज होंगे, पहले बीट्स डिक्रीज होंगे, पहले बीट्स डिक्रीज होंगे, और फिर अगेन इंक्रीज होंगे, देन अगेन इंक्रीज होंगे। तो पहले तो बीट्स घटेंगे 50 तक, तो फिर 50 के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ने से के साथ बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएंगे। ठीक सर, समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये सारी बातें। अब आ जा बेटा, 20 ट्यूनिंग फोक आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 20 ट्यूनिंग फोक को अरेंज कर दिया, 1 2 3 डैश 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 20th, ये 1 2 3 एंड दिस इज 20th, ये अरेंज कर दिया। 2 सक्सेसिव ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस 5 बीट्स, ये 2 सक्सेसिव ट्यूनिंग फोक है, 5 बीट्स। ये कोई भी 2 ले लो, ये ठीक है। फर्स्ट ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, कितनी है? 250 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज। ठीक है, पहले की 250 हर्ट्ज है, तो 20th की बताओ। तो मैं क्या बोल दूं, सुनना, पहले की 250 है और 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी 5 ज्यादा, इसकी 5 ज्यादा, इसकी 5 ज्यादा, तो एपी बन गई। एक कॉमन डिफरेंस चलता रहता तो एपी, बेटा बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, आ जा इधर। तो मैं बोल दूं इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट, इफ डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म is terms is constant, then it is AP, then it is arithmetic progression AP, है ना। तो अब यहां पे डिफरेंस कितना है बेटा? 2 का 5, और पहली टर्म को A से लिखते हैं, A is 250,
ए फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, तो पहले की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 5। अब अपने को निकालना है टी nth, तो यहां से मैं बोल दूं टी nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये nth टर्म आ गई बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रखो। तो टी 20th ए 20th ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ए 20th। तो पहली टर्म कितनी है बेटा, पहली टर्म है 250, पहले की फ्रीक्वेंसी 250 प्लस 20th निकालनी, तो यहां पे 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो यहां पे 5 लिख दो। तो यहां से आ जाएगा 250 प्लस 19 इंटू 5 95, 19 इंटू 5 190 का आधा 95, तो ये आ रहा है कितना बेटा 95 ऐड करा तो कितना आ जाएगा इसमें 345 हर्ट्ज। तो ये आ गई 345 हर्ट्ज, ये आ गई 20th की फ्रीक्वेंसी ऑफ 20th ट्यूनिंग फोक। 20th ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 345 हर्ट्ज। कैसे, एपी लगा दी, और एपी में nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, nth टर्म nवें नंबर की टर्म वुड बी पहली टर्म फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, ए को फर्स्ट टर्म। ये सब आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा बेटा, मेरा काम ये पढ़ाना नहीं है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये हो जाएगा nth टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज nth टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, ठीक सर। इधर आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, क्या इधर देखो, अब देख इसका मीनिंग समझते बेटा, और डायरेक्ट भी कर देते हैं। फर्स्ट टर्म तो अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं पहला ट्यूनिंग फोक खुद है ये 250, ठीक साहब, इसके आगे 19 और खड़े, ए दीज आर 19 पीपुल, क्या बोल दूं मैं 19 लोग और है, 19 लोग भैया, एक तो मैं खुद हूं 250, 19 लोग और खड़े, और मैं बोल दूं बार बार 5 बढ़ा, 5 5 5 5 5 5, सर आप तो ट्रेन में चाहे, हाँ तो 5 5 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं 19 बार, एक बार 5 बढ़ा, 2 बार 3 बार, ऐसे 19 बार 5 बढ़ा। देखो सेकंड तक पहुंचने के लिए एक बार 5 बढ़ा, थर्ड तक पहुंचने के लिए 2 बार 5 बढ़ा, 1 and 2, फोर्थ तक पहुंचने के लिए 3 बार 5 बढ़ा, तो मैं बोल दूं 20th तक पहुंचने के लिए 19 बार 5 बढ़ेगा, क्योंकि एक तो मैं खुद हूं, तो मैं बोल दूं 19 बार 5 बढ़ेगा। तो पहला वाला तो मैं खुद हूं 250, दिस इज मी इटसेल्फ, ये देख मी माई सेल्फ, सॉरी इटसेल्फ मी, ये देखो, तो मैं बोल दूं एक तो मैं खुद हूं, अरे बेटा एक तो मैं खुद हूं, कौन सा हूं मैं 250, ये 250, और मेरे आगे 20 नहीं एक कम, क्योंकि एक तो मैं खुद हूं ना 19 लोग खड़े जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 बार बढ़ेगी, तो मेरे आगे, ए भैया मैं हूं 250, मेरे आगे कितने, मेरे आगे 19 लोग है, 19 लोग, ठीक सर, कितने 5 फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए, 5 फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए, तो 5 फ्रीक्वेंसी 19 बार बढ़ा दो, तो 19 इंटू 5 आ रहा है, देखो कितना 95 हर्ट्ज बढ़ जाएगी, और 250 में खुद था, तो 250 में 95 ऐड कर दो, आ गया 345, यस सर। तो 19 बार 5 ऐड करना है, मेरे आगे 19 लोग खड़े, 19 बार 5 ऐड कर दो, सर समझ में आ गया। तो ये है एपी का फॉर्मूला। अगला देख, 50 ट्यूनिंग फोक आर अरेंज्ड in increasing order of frequency. 2 successive tuning fork produces 5 beats per second if frequency of last is double than first. Okay, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा तेरे AIPMT में, देख लेना कब पूछा हो तो। चलो, लास्ट की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से डबल है और 50 जमा हुए हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी इंक्रीजिंग है ना, ये तो बोल दो दिस इज 50th एंड दिस इज फर्स्ट, ठीक सर, ये फर्स्ट एंड दिस इज 50th। अच्छा, और 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर 2 सक्सेसिव 5 बीट्स, 5 फिर ये 2 5 फिर ये 2 5, ये हर 2 सक्सेसिव 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक सर। और इसकी फ्रीक्वेंसी इससे डबल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एज्यूम करो एफ है, एफ नॉट, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2f नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी f नॉट है और 50th की फ्रीक्वेंसी 2f नॉट है। आ जाओ, तो क्या मैं बोलूं तेरे को, इधर देख, t 50th या t nth का फॉर्मूला था कितना, a, पहला तो मैं खुद हूं n-1 इंटू डी, ए पहला मैं खुद हूं, फिर मेरे से एक कम बार 5 डी बढ़ाते जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है f नॉट प्लस टोटल आगे 50 में से एक कम कर दो, 49 ट्यूनिंग फोक है और उन सब की 5 बढ़ रही है, देख बीट्स 5 है ना,
हर दो सक्सेसिव के बीच में बीट्स 5 है, तो 5 5 5 5 5 5 बढ़ती जाएगी 49 बार, तो ये 49 टाइम्स ऑफ 5, तो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ये दिया हुआ है गिवन, दिस इज गिवन गिवन, ये तो 2f0 दिया हुआ है, f0 ठीक सर, 2f0 दिस इज f0, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, f0 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया, f0 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा 49 इंटू 5, ये कितना 49 इंटू 5 245 वर्ड, तो पहले वाले की होगी 245 और लास्ट वाले की आ जाएगी 490। सर समझ में आ गया, कुछ भी नहीं, एपी का फॉर्मूला लगाना है, एपी का फॉर्मूला लगाओ सब समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बीट्स। तो दो ट्यूनिंग फोक को साथ में, इफ टू ट्यूनिंग फोक आर साउंडेड टुगेदर हैविंग नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी देन यू विल हर्ट बीट्स, एंड बीट फ्रीक्वेंसी होती है f2 माइनस f1। उस पर बेटा इनमें से खूब क्वेश्चन पूछते बेटा, अभी देख लो आप नीट, ये जस्ट अभी नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया इस पे, देख ले उठा के पेपर, मेरा मुंह मत देख। सर समझ में आ गया, तो क्वेश्चन वेरी करते रहेंगे, आंसर वेरी करते रहेंगे। सर ये सारी बात समझ में आ गई, और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन अभी अपन वो बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अब आपका बेसिक तैयार हो गया, अब एक बार आप खुद ट्राई करें, ठीक है? अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे अपन।